वैशाली की नगर वधू आम्रपाली की कहानी। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली, जो कि बुद्ध के संपर्क में आकर भिक्षुणी बन गई थी। यह कहानी है भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से प्रसिद्ध आम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत नगर वधू बनकर चुकानी पड़ी। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधू जरूर बन गई। आम्रपाली ने अपने लिए ये जीवन स्वयं नहीं चुना था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने, गणराज्य की अखंडता बरकरार रखने के लिए उसे किसी एक की पत्नी बनकर नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह तथागत बुद्ध के संपर्क में आई तो सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षुणी बन गई। आम्रपाली के जैविक माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वह भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नीति ने उससे करवाया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएगी, इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इसी सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। इसलिए अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता तो इससे एकता खंडित हो सकती थी। नगर वधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे वेश्या बनाकर छोड़ दिया था। लेकिन आम्रपाली की कहानी यही समाप्त नहीं होती है। आम्रपाली नगर वधू बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती रहती है, लेकिन एक दिन जब वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। आइए आम्रपाली के भिक्षुणी बनने की कहानी को भी जान लेते हैं। बुद्ध अपने एक प्रवास के दौरान वैशाली आए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ हमेशा सैकड़ों शिष्य रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगर वधू थी। वह वैशाली के राजा, राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया। उस भिक्षु को देखते ही
वह उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन ही राजा और राजकुमारों को देखती थी, पर मात्र एक भिक्षा पात्र लिए हुए उस भिक्षु में उसे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वह अपने महल से भागते हुए आई और भिक्षु से बोली, आइए, कृपया मेरा दान ग्रहण करें। उस भिक्षु के पीछे और भी कई भिक्षु थे। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब युवक भिक्षु आम्रपाली के भवन में भिक्षा के लिए गया तो वे ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने युवक भिक्षु से कहा कि 3 दिनों के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना वर्षावास मेरे महल में ही करें। युवक भिक्षु ने कहा कि मुझे इसके लिए तथागत बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। यदि वे अनुमति देंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। उस युवक भिक्षु के महल से बाहर निकलने पर अन्य भिक्षुओं ने उससे पूछा कि आम्रपाली से क्या बात हुई। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के निवेदन के बारे में बताया। यह सुनकर सभी भिक्षु बड़े क्रोधित हो गए। वे तो एक दिन के लिए ही इतने ईर्ष्यालु हो गए थे और यहाँ तो पूरे 4 महीनों की योजना बन रही थी। उस युवा भिक्षु के बुद्ध के पास पहुंचने से पहले ही कई भिक्षु वहां पहुंच गए और उन्होंने बुद्ध के सामने इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर सुनाया। उन्होंने कहा कि वह स्त्री वेश्या है और एक भिक्षु वहां पूरे 4 महीनों तक कैसे रह सकता है, आदि बहुत सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा कि शांत रहो, उसे आने दो। अभी उसने रुकने का निश्चय नहीं किया है। वह वहां तभी रुकेगा जब मैं उसे अनुमति दूंगा। वह युवक भिक्षु आया और उसने बुद्ध से अभिवादन किया और फिर अपनी सारी बात बताई। उसने कहा कि आम्रपाली यहाँ की नगर वधू है। उसने मुझे 4 माह का वर्षावास करने के लिए अपने महल में रहने के लिए कहा है। तब मैंने उसे कहा कि आपकी अनुमति मिलने के बाद ही मैं वहां रह सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि तुम वहां रह सकते हो। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। वे सभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वेश्या के घर में 4 महीने तक रहने के लिए अनुमति दे दी। तब 3 दिनों के बाद वह युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही थी कि एक युवा भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीनों तक रहेगा। बुद्ध ने उन भिक्षुओं को समझाते हुए कहा कि तुम सभी अपनी चर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके मन में अब कोई इच्छाएं नहीं है। यदि मैं उसे अनुमति ना भी देता तो भी उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी और वह चला गया। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यग्र और चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका धम्म अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, और यदि उसका धम्म निर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यह तो भिक्षु के लिए परीक्षण का समय है। बस 4 महीनों तक प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। अब उनमें से कई भिक्षुओं को बुद्ध की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बुद्ध उस युवा भिक्षु पर नाहक ही इतना भरोसा करते हैं। भिक्षु अभी युवक है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। वे भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि स्वयं बुद्ध ने अनुमति दे दी थी। अब 4 महीनों के बाद युवा भिक्षु विहार लौट आया।
और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आई। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। उसने कहा कि मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने के हर संभव प्रयास किए, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान में देती हूँ। आम्रपाली के महल और उपवनों को चातुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में से एक बनी। तो यह थी आम्रपाली की कहानी, जो एक वेश्या से भिक्षु संघ में भिक्षुणी बनी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आखिर गण के लोगों ने ये निर्णय क्यों लिया कि आम्रपाली को नगर वधू बनाया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ऐतिहासिक बात है, और एक कहानी भी ऐतिहासिक है। तो ऐसा निर्णय इसलिए लिया कि प्राचीन भारत में जो गण व्यवस्था थी उसमें अलग अलग गण हुआ करते थे। जैसे वैशाली गण है, लिच्छवी गण है, शाक्य गण है, कोलीय गण है, ये अलग अलग गण होते थे। और ये जो गण है ये बहुत मजबूत होते थे, और इस गण के अंदर रहने वाले जो लोग होते थे तो उनका आपस में भाईचारे का रिश्ता था। वो एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ व्यवहार करते थे, और मुसीबत आने पर प्रत्येक गण का सदस्य सैनिक होता था, और वो संकट के समय अपने गण की रक्षा करने के लिए तैयार रहता था। अब इस गण की सुरक्षा और आपसी भाईचारा, ये अगर कोई खूबसूरत लड़की अगर उस गण व्यवस्था में अगर पैदा हो जाए तो प्रत्येक युवा व्यक्ति चाहेगा कि इस खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो। अब अगर शादी नहीं हो पाती है तो वो शादी करने के लिए आपस में झगड़ा करेंगे। अगर किसी एक व्यक्ति से शादी हो गई तब भी वो झगड़ा करेंगे कि उसकी अकेले की कैसे हो गई, या वैमनस्य पैदा हो जाएगा। तो आपसी जो गण में जो युवा लोग थे उनमें आपस में भाईचारा बना रहे, तो उसका एक तरीका उन्होंने खोज निकाला। वो ये था कि जो खूबसूरत लड़की है उसको नगर वधू बना दिया जाए। नगर वधू बनने से कोई भी उसके पास जाकर अपना मनोरंजन कर सकता था, किसी को कोई उससे दिक्कत नहीं थी। सभी को ये लगता कि भाई वो अकेली की नहीं है, हम सब भी जाकर उसके साथ मनोरंजन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में एक महिला के जीवन से ज़्यादा उन्होंने गण के भाईचारे को महत्व दिया। ये उस बात को इस कहानी के माध्यम से जाना जा सकता है कि जो व्यवस्था चलाने वाले लोग होते हैं या व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने जो भाईचारे का सिद्धांत है उसके लिए उस लड़की की बलि चढ़ा दी, ऐसा कह सकते हैं। अब हर चीज़ में दो बातें होती है कि ये सही है या क्या गलत है। तो ये तो जो जिन लोगों ने कहानी सुनी उनके ऊपर ये निर्णय को छोड़ा जाएगा कि वो इसे सही मानते या गलत मानते। लेकिन व्यवस्था चलाने वालों के लिए अपने गण की, अपने राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना या उन सिद्धांतों को सुचारू रूप से बनाए रखना, यही उनके लिए बड़ी बात होती है।